और चलिए हेडलाइंस के बाद उत्तराखंड की तमाम खबरों से आपको रूबरू कराते हैं। बद्रीनाथ हाईवे पर देवप्रयाग के पास बछेली खाल में कल उस वक्त बस सवार 30 व्यक्तियों की जान आफत में फंस गई जब तेज रफ्तार कार की टक्कर के बाद बस खाई की तरफ हवा में लटक गई। गनीमत ये रही कि बस के अगले पहियों के खाई की तरफ लटकने के बाद किसी तरह काबू में आकर रुकी बस में सवार लोगों को बाहर निकाला जा सका। बस ऋषिकेश से केदारनाथ जा रही थी जबकि कार ऋषिकेश की ओर जा रही थी। कार की टक्कर के बाद बस के कमानी पट्टा टूटने से बस खाई की ओर लटक गई। बहरहाल हादसे में सभी लोग सुरक्षित हैं। लालडांग चिल्लरखाल मोटर मार्ग निर्माण के मामले में राज्य सरकार को एक बार फिर से बड़ा झटका लग सकता है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर विजिट करने आई कमेटी का कहना है कि इस मार्ग के बनने से वन्य जीवन प्रभावित होगा। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व और राजाजी टाइगर रिजर्व के बीच कॉरिडोर में बन रहे इस मोटर मार्ग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में 29 जुलाई यानी आज सुनवाई होनी है। इससे ठीक पहले कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी है। रिपोर्ट में राज्य सरकार की मंशा पर सवाल उठाते हुए कहा गया है कि लालडांग चिल्लरखाल मोटर मार्ग फॉरेस्ट रोड है, लेकिन जिस तरह से यहां काम हो रहा है उससे लगता है कि राज्य सरकार इसे ऑल वेदर रोड की तरह पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए विकसित कर रही है। साथ ही रिपोर्ट में राज्य सरकार के 7 दिसंबर और 28 दिसंबर 2018 के उन आदेशों को भी निरस्त करने का आग्रह किया गया है जिसके तहत राज्य सरकार ने वन भूमि को नॉन फॉरेस्ट्री कार्यों के लिए लोक निर्माण विभाग को ट्रांसफर कर दिया था। सुशील हमारे साथ दिल्ली से जुड़ रहे हैं और सुनील हमारे साथ देहरादून से। सुनील, सबसे पहले इस पूरे विवाद को आपसे समझना चाहेंगे। देखिए जीनत, ये जो लालडांग चिल्लरखाल मोटर मार्ग है 11 किलोमीटर इसकी लंबाई है और ये राजाजी टाइगर रिजर्व और कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के लिए कॉरिडोर का काम करता है। ये लैंसडाउन वन प्रभाग का हिस्सा है, लेकिन ये बफर जोन है राजाजी टाइगर रिजर्व का। राज्य सरकार यहाँ से सड़क मार्ग ले जाना चाहती है। हालांकि ये सड़क मार्ग पहले से बना है, लेकिन ये फॉरेस्ट का अपना मार्ग है जो बरसात में बंद हो जाता है नदी नाले आने के कारण। राज्य सरकार इसका डामरीकरण करना चाहती थी, ब्लैक टॉप करके इसको पक्का करना चाहती थी। इससे कुछ पुलों का निर्माण भी वहां पर चल रहा था। एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में गई कि चूंकि ये कॉरिडोर का काम करता है राजाजी टाइगर रिजर्व के लिए और कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के बड़ी संख्या में वाइल्ड लाइफ इधर मूवमेंट करती है, लिहाजा इस मार्ग पर कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए। ये याचिका सुप्रीम कोर्ट में लगी थी। 19 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में इसमें सुनवाई हुई। राज्य सरकार ने अपना पक्ष रखा कि ये फॉरेस्ट की जो सड़क है हम इसको बना नहीं रहे हैं, केवल इसको इस पर डामरीकरण कर रहे हैं करीब 3 मीटर की चौड़ाई में, और हम इसमें कोई भी चेंजेस इस मार्ग में नहीं करने जा रहे हैं। ये राज्य सरकार ने अपना जवाब रखा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इससे सेटिस्फाई नहीं हुआ। राज्य सरकार के जवाब से सुप्रीम कोर्ट ने जो सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी है उसके मेंबर सेक्रेटरी के नेतृत्व में एक 2 सदस्यीय टीम गठित की और उस टीम से कहा कि आप मौके पर जाइए लालडांग चिल्लरखाल मोटर मार्ग पर, और जो फॉरेस्ट के अफसर कहते हैं, जो उत्तराखंड सरकार कहती है, उसकी वास्तविकता देखें कि क्या वास्तव में उत्तराखंड सरकार सही कहती है। अगर उत्तराखंड सरकार सही कह रही है तो फिर याचिकाकर्ता को दिक्कत क्या है, ये सुप्रीम कोर्ट क्लियर करना चाहता था। जो सीसी की जो टीम थी वो 23 जुलाई को देहरादून पहुंची और उसने लालडांग चिल्लरखाल मोटर मार्ग जो कोटद्वार के पास पड़ता है उस कॉरिडोर का निरीक्षण किया जी। सीसी ने 23 जुलाई को ये अपनी रिपोर्ट सबमिट की है सुप्रीम कोर्ट को। वो रिपोर्ट न्यूज 18 के पास भी मौजूद है। सीसी ने उसने स्पष्ट तौर पर लिखा है कि राज्य सरकार जो कुछ भी इस मार्ग के संबंध में सुप्रीम कोर्ट में बता रही थी वो सब झूठ है, वो वायलेशन है फॉरेस्ट एक्ट का, वाइल्ड लाइफ एक्ट का। कमेटी ने ये कहा है कि जो 3 मीटर चौड़ी जो सड़क है, जो फॉरेस्ट रोड है, राज्य सरकार उसको हकीकत में 4 मीटर चौड़ा कर रही है और बाकायदा ब्लैक टॉपिंग वहां पर हो रही है। इसके अलावा जो पुल बन रहे हैं, जो कलमट बन रहे हैं, वो करीब 7 मीटर चौड़े हैं। तो कमेटी ने ये आशंका जताई कि राज्य सरकार इसको फॉरेस्ट रोड की आड़ में इसको ऑल वेदर रोड की तरह डेवलप करना चाहती है ताकि यहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो सके, पूरा यातायात यहाँ से संचालित हो सके। और कमेटी ने यह आशंका जताई कि यदि इसको पब्लिक ट्रांसपोर्ट के तौर पर यूज किया जाता है, ऑल ओवर रोड के तौर पर अगर ये बन गई जैसे सरकार चाहती है, तो ये राजाजी का जो कॉरिडोर है, कॉर्बेट का जो कॉरिडोर है, यहाँ पर वाइल्ड लाइफ के लिए बड़ा खतरा बन जाएगा और यहाँ की इकोलॉजी के लिए भी ये बड़ा घातक साबित होगा। तो सीसी ने बाकायदा अपनी ठोस रिकमेंडेशन की है सुप्रीम कोर्ट को कि इस मार्ग को किसी भी सूरत में ऑल ओवर रोड की तरह नहीं बनना चाहिए। ये बाकायदा कहा गया है कि इस पर तत्काल रोक लगाई जानी चाहिए,
क्योंकि यहाँ पर जो टाइगर कंजर्वेशन की जो एक योजना होती है वो भी अभी अंडर प्रोसेस है, वो भी एनटीसीए उसको बना रहा है, वो भी कंप्लीट नहीं बनी है। और इस बीच राज्य सरकार अपनी मर्जी से वहाँ पर सड़क बनाने जा रही है और तमाम इसको लेकर जो भी शासनादेश हैं उनको निरस्त करने की इस समिति ने संस्तुति सुप्रीम कोर्ट को की है। तो आज सुनवाई है और जिस तरह से सुशील है इस पर हम उनसे बात करते हैं इस बारे में, क्योंकि आज सुनवाई है। सुशील, देखिए ये फॉरेस्ट रोड है और ये बात पहले भी कही जा चुकी है कि आप फॉरेस्ट रोड को जो है ऑल वेदर रोड की तरह डेवलप करना चाह रहे हैं ताकि वहां पे ज्यादा से ज्यादा लोग पहुंच सके। तो सिंपल सी बात है कि वहां के मवेशी जो है, जो भी फॉरेस्ट में एनिमल्स है, उनको दिक्कत होगी। अब सरकार अपने कौन से पॉइंट्स रख सकती है, क्योंकि पहले तो सुप्रीम कोर्ट सख्ती दिखा चुका है, नाराजगी भी दिखा चुका है। जी देखिए जी, साफ तौर से जैसे सुनील बता रहे थे, ऐसे में पिछली सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने अपना पल्ला तो झाड़ लिया और उन्होंने कोर्ट में ये दलीलें दे दी कि उनका ऐसा कोई मंशा नहीं थी कि उन तमाम रोड्स को जो राजाजी कार्बेट बाग से जा रही है उसको चौड़ा करना चाहते हैं। लेकिन जो रिपोर्ट है उस रिपोर्ट के मुताबिक काफी अहम बातें कही गई हैं सीईसी एम्पावरमेंट कमेटी द्वारा, और निश्चित रूप से जब इस पूरे मामले की सुनवाई जस्टिस अरुण मिश्रा करेंगे तो निश्चित रूप से उत्तराखंड सरकार को अपना मजबूत पक्ष रखना होगा। उत्तराखंड सरकार को ये बताना होगा कि आखिर जो वो दलीलें इससे पहले दे रहे थे और रिपोर्ट के बाद अब उनकी नई दलीलें क्या होंगी, ये महत्वपूर्ण होगा। क्योंकि मामले की सुनवाई के दौरान अरुण मिश्रा ने ये साफ कह दिया था कि जिस तरह हम अपने जंगलों को नहीं बचा पा रहे हैं, ऐसे में तमाम राज्य सरकारों को गंभीर कदम उठाने की जरूरत है। और ये सिर्फ राजाजी पार्क से जुड़ा मामला जीनत नहीं है, तमिलनाडु के कई जंगलों में, केरल के कई जंगलों में राज्य सरकारें इस प्रकार का काम कर रही हैं जिस पर सुप्रीम कोर्ट तत्काल रोक लगा चुका है। और अब आज बारी है उत्तराखंड सरकार की। उत्तराखंड सरकार ने जिस तरह कहा है कि वो ऑल वेदर रोड नहीं बना रहे हैं, लेकिन जो रोड्स वहां पर कंस्ट्रक्ट नहीं थे, ठीक से नहीं बने हुए थे, उनको सही किया जा रहा था। लेकिन जो रिपोर्ट आई है वो सरकार के उलट है। तो सवाल ये है कि आखिर राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट को गुमराह कैसे कर सकती है, जबकि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के मुताबिक इस प्रकार राज्य सरकार कोई भी कदम नहीं उठा सकती है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि अगर राज्य सरकार ने फॉरेस्ट एक्ट का वायलेशन किया है तो उसकी जवाबदेही किसकी है। ठीक है, अपडेट्स आप दोनों से ही लेते रहेंगे, बहुत शुक्रिया। क्योंकि सरकार इस वजह से भी फंस जाती है, वो लोक निर्माण विभाग को दरअसल वन भूमि को नॉन फॉरेस्ट्री कार्यों के लिए दे देती है। यहीं से जो है सरकार की मंशा सवालों के घेरे में आ जाती है। आज सावन का दूसरा सोमवार है। इस मौके पर मंदिरों और शिवालयों में श्रद्धालुओं का सैलाब है। भक्त भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक कर उन्हें प्रसन्न करने में जुटे हुए हैं और इसी कड़ी में लोहाघाट के ऋषिकेश्वर मंदिर में भक्तों का सुबह से ही तांता लगा हुआ है। महिलाओं ने जहां भगवान शिव का जलाभिषेक किया तो वहीं भोले बाबा की पूजा अर्चना कर अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए आराधना भी कर रहे हैं सभी। ऋषिकेश्वर महाराज शिव शंकर के दरबार पे आए हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि यहाँ सभी भक्तजनों की मनोकामनाएं पूर्ण हो, हमारी भी मनोकामनाएं पूर्ण हो और शिव शंकर सब पर आशीर्वाद बनाए रखें। ये सावन का महीना बहुत ही शुद्ध और बहुत ही भक्ति भाव से परिपूर्ण होता है। शिव जी में जल चढ़ाने से मन्नतें पूर्ण होती है महिलाओं की और हर इच्छाएं पूर्ण होती है। यहाँ जो ऋषिकेश्वर में जल चढ़ाया जाता है। तो देखिए, आप देख रहे हैं तस्वीरें, दूसरा सोमवार है और ये पहली बार मतलब सबसे अच्छी बात यह है कि इस बार 4 सोमवार भी हैं, तो इसलिए इस वजह से भी खास माना जा रहा है। तो आज दूसरा सोमवार है और तमाम जगहों से बेहद ही खूबसूरत तस्वीरें हम आपको दिखा भी रहे हैं। किशोर हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। किशोर, यूं तो जैसे हम लगातार इस पर बात भी करते हैं, आप मौजूद हैं वहां पर, बताइएगा क्या कुछ वहां की दंत कथाएं हैं जिसकी वजह से लोग खींचे भी चले आते हैं और किस तरह का उत्साह है लोगों में। देखिए जीनत, सावन के जो सोमवार होते हैं उनकी अपनी एक अलग महत्व होते हैं और यही कारण है कि आज लगातार जो प्रत्येक शिवालय है, चाहे वो ऋषिकेश में, हरिद्वार में या फिर देश के किसी भी कोने में, तमाम जो लोग हैं वो जल चढ़ा रहे हैं भगवान शिव को। इस वक्त हम देहरादून के एक मंदिर में मौजूद है जहाँ सुबह से ही लगातार भीड़ है। मैं तस्वीरें दिखाना चाहूँगा कि लोग लगातार सुबह से ही भगवान शिव को जो बेलपत्री हो गई, धतूरा हो गया, फल हो गए, फिर गंगा जल हो गया, पंचामृत है, उससे स्नान करा रहे हैं
प्रसाद रख रहे हैं, धूप जला रहे हैं, तो तमाम वो सारी चीज़ें हैं जिनसे भगवान शिव को प्रसन्न किया जा सके और मनोकामनाएं पूरी की जा सके। हिंदू माइथोलॉजी के अनुसार सभी देवता, देवी देवताओं और भगवान शिव तो पूरे विश्व के त्रिदेवों में से सबसे ऊपर है, रचयिता है, तो उनको कहा जाता है कि भगवान शिव सबसे जल्दी क्रोधित भी होते हैं, सबसे जल्दी खुश भी हो जाते हैं। तो शायद यही वजह है कि लोग सावन के तमाम जो सोमवार होते हैं उसमें भगवान शिव को तमाम तरह की जो पूजा की सामग्री होती है, भगवान शिव जिससे खुश होते हैं, खासकर बेलपत्री और धतूरा, इनसे भगवान शिव जल्दी खुश होते हैं। तो और भगवान शिव खुश होने के बाद जो मनोकामनाएं हैं वो जल्दी करते हैं। तो यही वजह है कि जो तमाम जो सोमवार आते हैं उसमें सबसे अलग महत्व है ये सावन के सोमवार की। दूसरी बात यह है कि पहाड़ों के सावन और मैदानों के सावन में थोड़ा सा एक अंतर जरूर है कि पहाड़ों को जो सोमवार जो सावन होता है वो एकादशी संक्रांति के दिन शुरू होता है, यानी सूर्य की गणना के अनुसार, और मैदानों का जो सावन शुरू होता है वो चंद्र की गणना के अनुसार होता है। और हर 3 साल बाद मैदानों का और यानी पहाड़ों का जो सावन होता है वो एक होता है, जो इस बार लगा, यानी 4 सोमवार इस बार आ रहे हैं। अक्सर नहीं तो जो कहा जाता है कि 5 सोमवार होता है, यानी एक सोमवार और एक सोमवार पीछे मैदानी और जो पहाड़ी क्षेत्रों के अनुसार होता है। तो लेकिन इस बार 3 साल बाद, हर 3 साल बाद एक आता है। तो इस बार ऐसा हो रहा है कि दोनों यानी पहाड़ों का सावन और मैदानों का सावन, जिस तरीके से सोमवार को वो माफ़ कीजिएगा सावन का महीना होता है, तो उसी तरीके से ये इस बार चारों आ रहे हैं। तो हर जगह शिवालयों पर इसी तरीके से भीड़ है, हर जगह लोग मन्नतें मांग रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे इससे पहले भगवान शिव को उन्होंने जल चढ़ाया था, सभी मनोकामनाएं पूरी कर रहे हैं। कोई क्योंकि एग्ज़ाम भी आ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है जो छात्र आ रहे हैं वो ये चाह रहे हैं कि भगवान उनकी मदद करे और उनके एग्ज़ाम में उन्हें पास करे। वहीं जो तमाम जो बड़े बुजुर्ग आ रहे हैं वो अपने परिवार समाज की खुशहाली के लिए भगवान शिव से वरदान मांग रहे हैं। बहुत शुक्रिया किशोर। तो लोगों की अपनी अपनी मनोकामनाएं भी हैं और आस्थाएं भी। बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। उत्तराखंड सरकार ने एक और तमगा हासिल करने के लिए नए आंकड़े जुटाए हैं। इस बार उत्तराखंड सरकार ने कर्नाटक को पीछे छोड़ने की तरफ बढ़ने का इशारा किया है। रिपोर्ट देखिए। ग्लोबल टाइगर डे के मौके पर देश और दुनिया पर नजरें होंगी। बताया जाएगा कि देश में और किन राज्यों में कितने टाइगर हैं। इस बार ग्लोबल टाइगर डे के मौके पर देश भर के आंकड़ों को पीएम नरेंद्र मोदी जारी करेंगे। इस पर उत्तराखंड वासियों की नजरें टिकी होंगी, क्योंकि उत्तराखंड को आशा है कि इस बार कर्नाटक को पछाड़कर नंबर 1 का तमगा हासिल कर लेंगे। हमारे यहाँ भी अभी जो पिछली काउंट थी उसके हिसाब से 340 टाइगर्स थे, तो मैं समझता हूँ डेफिनेटली ये फिगर 400 तो क्रॉस करेगा, ऐसा मुझे लगता है। तो ये अपने आप में इंडिकेट करता है कि उत्तराखंड के लोग कितना अच्छा संरक्षण में सरकार का साथ दे रहे हैं। वैसे उत्तराखंड ने इस बार व्यापक स्तर पर टाइगर्स की गणना कराई है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि उत्तराखंड के पिछले आंकड़ों पर सुधार होगा। देश भर में 2006 में 1411 टाइगर थे। 2010 में इनकी संख्या बढ़कर 1706 हो गई, जबकि 2014 में टाइगर्स की संख्या बढ़कर 2226 तक पहुंच गई। इन आंकड़ों में उत्तराखंड ने 2006 में 178 टाइगर्स का योगदान दिया, 2010 में बढ़कर 227 हो गई और 2014 में बढ़कर टाइगर्स की संख्या 340 पहुँच गयी। जबकि कर्नाटक ने 406 टाइगर्स के साथ देश भर में पहला स्थान हासिल किया था। ऐसे में इस बार उत्तराखंड सरकार ने आंकड़ों को दुरुस्त करने के लिए सघन गणना कराई है। अब इंतजार कीजिए कुछ घंटों का। देखना होगा कि इस बार टाइगर्स के दुनिया में कौन सा राज्य पहला स्थान हासिल करता है। सुनील नवप्रभात, न्यूज 18 देहरादून। सुनील हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक बार बात करते हैं। सुनील, ये ठीक है कि सरकार की कोशिश है कि इस बार उत्तराखंड का नाम अच्छे से रहे, कम से कम इस मामले में, लेकिन एक चीज जो आपसे जानना चाहेंगे, ग्राउंड रियलिटी, सरकार के एफर्ट्स कौन से रहे हैं जिसकी वजह से वो इस तरह के ख्याल कर रही है? देखिए जीनत, उत्तराखंड बायोडायवर्सिटी के लिए एक रिच प्लेस है। ये पूरा वर्ल्ड वाइड ये सभी जानते हैं। उत्तराखंड में करीब वाइल्ड लाइफ के कंजर्वेशन के नाम पर करीब 7 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं उत्तराखंड में। क्योंकि अभी हाल ही में आपने सुना होगा कि खुद वन मंत्री इस बात को लेकर कह रहे थे कि पूरा उत्तराखंड सेंचुरी और पार्क के लिए दे दिया गया, अब आगे से ऐसी कोई जगह नहीं है, इसके कारण विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं। तो उत्तराखंड का वाइल्ड लाइफ के कंजर्वेशन में एक बड़ा योगदान पहले से रहा है। जिस तरह से कि आपने देखा कि 340 की संख्या में उत्तराखंड में टाइगर्स हैं, और लास्ट ईयर 2017 में भी एक इंटरनल गणना जो राजाजी टाइगर रिजर्व और कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के द्वारा यहाँ पर कराई गई थी, उसमें टाइगर्स की संख्या 360 पहुंच गई थी। लेकिन क्योंकि ऑल इंडिया के स्तर पर जो एस्टिमेशन होता है वो हर 4 साल में होता है, तो
तो 2014 के बाद ये जी। 2018 में एस्टिमेशन किया गया था जी। और अब इसके आंकड़े जारी होंगे। सरकार को इसलिए उम्मीद है, उत्तराखंड के फॉरेस्ट अफसरों को इसलिए ज्यादा उम्मीद इस एस्टिमेशन से है कि इस बार व्यापक तौर पर टाइगर्स की गणना की गई है। आमतौर पर केवल राजाजी टाइगर रिजर्व और बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। इंतजार करते हैं थोड़ा सा क्या कुछ आंकड़े आते हैं तो कौन नंबर 1, कर्नाटक या फिर उत्तराखंड। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। अब समय आ गया है कि आप और मैं, हम सभी जल रक्षक बन जाएं। मैं टीवी 18 न्यूज़ 18 ग्रुप के इस मुहिम का पूरा समर्थन करती हूं, क्योंकि जिस तरह भारत ने खाद्य पदार्थ, क्रॉप्स और दूध को लेकर पहले अपने आप को एक सरप्लस नेशन बनाया है, मुझे पूरा विश्वास है हिंदुस्तान जैसी मॉनसून कंट्री में हम एक वाटर सरप्लस कंट्री भी बन सकते हैं। तो आइए पानी को बचाएं, क्योंकि जल ही जीवन है।